अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इसके एमसीक्यूज, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस सारे। अच्छा बेटा, यहाँ एक बात नोट कर लें। टोटल आपका जो पेपर होता है केमिस्ट्री का, वो 60 नंबर का होता है। 9th में 60 मार्क्स का। अब उस 60 नंबर में से 30 नंबर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी जो आपकी केमिस्ट्री की बुक होती है उसमें शॉर्ट अलग होते हैं, लॉन्ग अलग होते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके 30 नंबर के होते हैं। इसका मतलब है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा मार्जिन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे हमने फोकस करना है, वो ज़रूर हमने करने हैं। दूसरा, फिर एक और मज़ीद बात बता दूं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं, ज़्यादातर आपके एक्सरसाइज से आते हैं। तो एक्सरसाइज को आप बेटा टॉप प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दिए हैं। तो इनको हम पहले करेंगे, फिर जो अंदर इसके चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो बाद में करेंगे। और जब हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं तो अक्सर जो है वो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो मकसद ये है हमारा कि हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखने हैं, दो रीज़न की वजह से। एक तो ये कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। दूसरा ये कि वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करने के दो तरीके हैं। हम एक तो काम ये करें कि इसको बुक से मार्क कर लें। अच्छा, बुक से मार्किंग हो जाएगी, मतलब जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है ना, ये मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ आप कभी भी बुक पे मार्किंग ना करें। मेरी तो वैसे आदत है, आपने अगर मेरे पहले लेक्चर लिए होंगे तो मैं तो मार्क कर करके देता हूँ बच्चों को कि ये वाला शॉर्ट बन रहा है, ये लॉन्ग बन रहा है। लेकिन जो एक्सरसाइज के, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो बुक पे एज इट इज़ नहीं पड़े होते, क्योंकि बुक पे तो एक चीज़ समझाई है। तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछा है, तो बेटा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ना नोट्स से करें, मतलब खुद के आंसर बना के करें। तो इसके लिए भी बेटा देखें, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है कि बोर्ड के मुताबिक इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए। और फिर मैंने कोशिश की है कि जो आंसर है, एक तो ये हो कि सारा वो कॉन्सेप्ट जो है, वर्डिंग है, ज़्यादातर बुक की हो, ताकि आप बुक से चीज़ें तैयार करें तो ये तैयार करने में मुश्किल ना हो। दूसरा, बोर्ड के लिहाज से भाई इसके 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैंने इसको कोशिश की है, जितना मैं बोर्ड के लिहाज से पूरे नंबर लेने के हवाले से जितना मैं इसको आसान कर सकता था, मैंने इसको आसान अंदाज में लिखा है। जब हम इसको समझेंगे ना तो आप कहेंगे सर ये तो याद हो गए हमें, ठीक है। तो बेटा ये सारी मेहनतें हैं आपके लिए, आप भी हमारे साथ मेहनत करें, चीज़ों को तैयार करें। और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दिया करें। चैनल पे नया आया है तो बच्चा चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चीज़ें इंशाल्लाह हमारे ही चैनल पे मिलेंगे। और ये जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनकी पीडीएफ जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, हमारी वेबसाइट है लास्ट होप स्टडी के नाम से, वहाँ मैं अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। या आप ये नोटबुक पे भी लिखें। बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर आप इनका एक रजिस्टर बना लें, नोटबुक बना लें, समझ के वहाँ आप लिखते जाएं वन बाय वन। एक तो ये है लिखने से आपको याद भी हो जाएगा, और दूसरा आपके पास ये एक आपकी हैंड राइटिंग में आपका रिकॉर्ड भी रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक्सरसाइज ही के हम कर रहे हैं। तो जैसे ये वाला, सारे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। पहले हम ये शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। इसमें जो दो पार्ट हैं एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजन। अच्छा बेटा, एक बात याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में आपसे नंबर में बात कर रहे हो, 2 रीज़न दे, 3 रीज़न दे, तो आप भी आंसर को इसको नंबरिंग के अंदर दें। जैसे मैंने 1 2 3 दिया, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। मतलब बजाय इसके कि आप पैराग्राफ में लिखें, आप भी नंबरिंग में लिखें। क्वेश्चन बहुत आसान है कि जो केमिस्ट्री है, हमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री है। वो कहता है कि ये जो केमिस्ट्री है इसको इतनी सारी ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया गया है, 3 रीज़न बताएं, 3 वजह बताएं, ठीक है। अब इसमें ना आपने भी बोर्ड में इसी तरह लिखना है बेटा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्कर से हेडिंग दे, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, इफेक्टिव रिसर्च एंड डेली यूज़ के लिए। अब हम इसको एक एक लाइन आपने और ऐड कर देनी है। इजी अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है भाई, मिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया है।
बात ये है कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मुश्किल सब्जेक्ट है। उसको एक जगह पढ़ना बहुत मुश्किल है। कोई हम केमिकल रिएक्शन हम पौधों के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हम इंसानों में पढ़ रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हम दवाइयों में पढ़ रहे हैं। तो एक ही बंदा एक ही सारी फील्ड नहीं पढ़ सकता। तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मुश्किल सब्जेक्ट है। इसलिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहला जो हमने रीज़न दी उसको ये दी कि इसलिए हमने डिवाइड किया ताकि वो हमारे लिए समझना आसान हो जाए। दूसरी रीज़न हम दे रहे हैं कि केमिस्ट्री को क्यों डिवाइड किया गया, स्पेशलाइजेशन के लिए। देखें, आपने अक्सर देखे जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, कोई कान का है, कोई आपका गले का है, कोई आँख का है। तो इसी तरह केमिस्ट्री के भी रिएक्शन मुख्तलिफ जगह फैले हुए हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, वो पेंट बनाने, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में वो लोग जा रहे हैं। जो बायोकेमिस्ट्री है वो फार्मेसी के अंदर जा रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं। तो भाई एक दवाइयाँ बनाने वाला और एक पेंट बनाने वाला एक जैसा कैसे हो सकता है? जो दवाइयाँ बनाने में माहिर है उसको उस तरफ स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, जो पेंट बनाने वाले हैं तो वो उस तरफ जाना चाहिए। तो खैर हम किस लिए भी डिवाइड करते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए। दिस डिवीजन हेल्प साइंटिस्ट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज। मतलब जो दवाइयों वाला है वो दवाइयों पे ही फोकस कर सके, पेंट बनाने वाला है वो पेंट पे ही फोकस कर सके। बेटा ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, अब पेंट बनाने की जो एग्जांपल है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, जैसे इसी तरह दवाइयाँ बनाने की जो केमिस्ट्री है ये हमारी फार्मेसी में आती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो ये बात है। खैर, एंड स्पेशलाइज इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स, तो इस स्पेशलाइजेशन के लिए भी करते हैं। आखिरी बात है हमारी इफेक्टिव रिसर्च एंड डेली यूज। देखिए, जब आप एक ही बंदा सारी केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो पौधों को भी पढ़ रहा है, वो जानवरों को भी पढ़ रहा है, वो हमारे इर्द गिर्द जो रिएक्शन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकेगा या जो एक बंदे ने फील्ड पकड़ा है किसका, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, कि हमारे माहौल में किस तरह डिस्टर्बेंस हो रही है, वो उसी को एक्सप्लोर करता जा रहा है। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रिसर्च का अच्छी रिसर्च करेगा? तो आप कहेंगे सर जो सिर्फ एक ही चीज फील्ड पे काम कर रहा है। तो हम इसलिए भी केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं ताकि जो रिसर्च है और जो डेली यूज में केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है वो भी हमारे लिए ईजी हो जाए। इट अलाउ बेटर रिसर्च, बेहतर रिसर्च के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रोसेस, और उन केमिकल प्रोसेस के लिए जो हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में ये तीनों बातें आसान हो गई। अच्छा, यहाँ आप कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, ये अगली लाइनें अगर खुद लिखना चाहें लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए डिवाइड किया ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, ये स्पेशलाइजेशन के लिए और इफेक्टिव रिसर्च के लिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा। रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मेक टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा देखिएगा, याद रखिएगा, जो आपका एटम होता है वो इस तरह का होता है। मसलन ये मैंने इसका पहला शेल बना दिया, मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका पहला शेल है, ये मैंने इसका दूसरा शेल बना दिया। यानी ये यूँ समझ लें कि ये एटम की स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब इसमें जो ये न्यूक्लियस था दरमियान वाला, ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे में जितने आप रखने चाहें वैसे 8 आ सकते हैं। ठीक है, ये 18 आ सकते हैं। तो ये एटम है। ठीक है, अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो ये हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ठीक है, किसी दूसरे एटम के अंदर चला जाए। तो ये जो रिएक्शन होगा ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस तो ये पड़ा हुआ है। एक रिएक्शन होगा आउटसाइड द रिएक्शन, और बाज रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। यानी न्यूक्लियस टूट गया और उसके 2 न्यूक्लियाई बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। तो 2 रिएक्शन है, एक आउटसाइड द रिएक्शन, आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और एक इनसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है और एक बाहर है। तो वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो आउटसाइड द रिएक्शन है और जो इनसाइड द रिएक्शन है, वो न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड जो रिएक्शन है ये किस ब्रांच में होंगे। तो बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल। भाई जो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाना, तो यानी अभी ये न्यूक्लियस का अंदर है, ये बाकी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं बाहर है। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे निकला है
और किसी दूसरे में शिफ्ट हो गया, तो ये न्यूक्लियस के बाहर रिएक्शन हुआ। तो जो बाहर रिएक्शन होता है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ सकते हैं और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस के लिए एक ही ब्रांच है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और आउटसाइड के लिए 3 ब्रांचेस हो सकती है, यानी वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। इसके बाद बेटा है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम और सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा आप लफ्ज़ से याद रखिएगा, एनालिसिस से है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री किससे है? वर्ड एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस अब क्या होता है, देखें आपके पास एक एटम आता है, आपके पास एक कंपाउंड आता है, मसलन वाटर का ही, ये वाटर भी एक कंपाउंड है ना, H2O, ठीक है। लेबॉर्ट्री में आप बैठे हुए हैं, एज अ केमिस्ट्री के आप इंचार्ज हैं, लेबॉर्ट्री में बैठे हुए हैं, ये आपको एक जार में रख के, किसी भी चीज़ में, जार में सॉरी कह रहा हूँ, ट्यूब में या जो भी, ये वाटर उसमें डाल के दे दिया। अब आपसे कहे कि भाई इस कंपाउंड का एनालिसिस करें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी अमाउंट कितनी है, कितना ये कितने इसका वॉल्यूम कितना है। आप कहें किलो, 1 किलो पानी है, आधा किलो पानी है, और फिर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, व्हाट सब्सटेंसेस आर देयर इन दैट मटेरियल। आप कहेंगे कि अच्छा इसमें जी हाइड्रोजन भी है, इसमें वाटर ऑक्सीजन भी है इस वाले कंपाउंड में। अब ये चीज़, ये 2 चीज़ें फाइंड करना कि उसमें कितनी अमाउंट है, आपने कहा आधा किलो पानी है, और सब्सटेंसेस कौन कौन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये चीज़ फाइंड करना एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट व्हाट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, कौन कौन से हैं, एंड इन व्हाट अमाउंट, और उनकी अमाउंट क्या है। इट इन्वॉल्व, उसको सेपरेट किया, यानी हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग, फिर उनको आइडेंटिफाई करा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर उनको मेजर किया कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन था। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेटा समझ आ गई कि हम ये मेजर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी मिकदार में है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। पहले बेटा मैं इसमें ना बता दूं ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफीन क्या है, उनकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, फिर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा। अच्छा देखिए, ये ग्रेफीन की स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट की है। अच्छा, उसमें जो, ये तो बात हमें समझ आ गई, ग्रेफीन और ग्रेफाइट। जो हेक्सागोनल का मतलब है पेंटागोनल, 5 कोनों वाली, हेक्सागोनल 6 कोनों वाली। अब 6 कोने मतलब आप इसके काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्रेफीन के भी 6 कोने हैं और ग्रेफाइट के भी 6 कोने हैं, तो ये मतलब हो गया हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई दोनों के अंदर, दोनों में, बोथ ग्रेफीन फाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, दोनों की स्ट्रक्चर तो हेक्सागोनल है, इधर भी नजर आ रही है, इधर भी आ रही है। फर्क क्या है? फर्क मुझे नजर आ रहा है, जो ग्रेफीन है उसकी सिर्फ एक ही तय होती है, एक ही लेयर होती है, जबकि ग्रेफाइट की देखे, एक तय, दूसरी तय, फिर तीसरी, और इस तरह काफी ज्यादा तय होती है। बस यही इसका आंसर है, यानी हमने डिफरेंस बताना था, हमने कह दिया कि दोनों की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, नजर आ रही है, 6 6 कोने हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? ग्रेफाइट जो है मेड अप ऑफ मैनी लेयर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये देखें, ये ग्रेफाइट की जो एक तय, दूसरी तय, तीसरी तय, इसकी लेयर जो है ज्यादा होती हैं, वाइल ग्रेफीन इज जस्ट अ सिंगल लेयर। अब देखें, ग्रेफीन की सिर्फ एक तय होती है। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव लाइक बोथ लिक्विड एंड गैस। अच्छा देखिए, दे बिहेव लाइक, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जिन जो गैसेस और सॉलिड की तरह हो, ठीक है। नहीं, ये प्लाज्मा का है, खैर, ऐसा सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं होता, जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है, आपको उसको देखने में लगेगा, बल्कि मैंने इसकी पिक्चर शायद ली हुई है यहाँ पे, हाँ ये पड़ी हुई है। अब ये बेटा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। अब देखिए, मुझे बताएं ये लिक्विड है या गैस है? आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा लिक्विड लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गैस लग रहा है। तो यही सुपर क्रिटिकल लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, कि जो बिहेव लाइक बोथ गैस एंड लिक्विड। दिस मेक देम यूजफुल फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट हैपन। अब देखिए, हमने ये बताया इसलिए कि ये होता है, लेकिन उसने तो हमसे क्या पूछी है
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अच्छा बेटा, ये वाले लिक्विड ना फ्लूइड्स वहाँ यूज़ होते हैं, बाज़ केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहे होते, तो हम फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन हो जाते हैं वहाँ यूज़। अब देखिए, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री फॉर सेफ एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग यानी रिएक्शंस के लिए। अब ये असल जो इसका ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। दिस मेक देम यूजफुल फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस, यानी उन केमिकल रिएक्शन को कैरी करने में, बनाने में ये काम आते हैं। दैट कैन नॉट हैपन इन नॉर्मल सॉल्वेंट, जो नॉर्मली नहीं हो रहे होते उनके लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करते हैं, ठीक है। इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, जो सूरज, देखें अब मैं आपसे कहूँ यार, आपकी कुर्सी जो है, ये कुर्सी किस मैटर की बनी है, आप कहेंगे सॉलिड की है। मैं कहूँगा जी, ये जो मैं चाय आप भी पी भी रहा हूँ, एक सिप भी ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो मैंने चाय की एक सिप ली है, ये कौन सा मैटर है, आप कहेंगे सर ये लिक्विड है, इसमें से गर्म भाप निकल रही है, तो मैं कहूँगा ये गैस है। तो मतलब हर चीज़ कोई ना कोई स्टेट में है ना, उसको वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो मैंने यानी बुक ने क्वेश्चन पूछा है, जो सूरज होता है, ऊपर सूरज चमक रहा होता है, ये क्या है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है। तो भाई ना ये सॉलिड है, ना ये गैस है, ना ये लिक्विड है, बल्कि ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। अब ये हमने आंसर कर दिया इसका। अब इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर दें कि जो, देखिए बेटा, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है। जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं आपके, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और इनमें हाई एनर्जी स्टेट होती है, यानी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन उनमें हरकत बहुत ज़्यादा होती है, वो मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ लिखा भी होगा आयोनाइज इनटू चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइंस होते हैं। तो ये इनको चार्ज पार्टिकल जिन पे कोई ना कोई चार्ज हो, जैसे अब आप देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल सन में भी वो कहता है कि यही चीज़ होती है। लेकिन अब मैं इसको समराइज करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था, सूरज जो है उसका स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हमने कहा ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, बल्कि इसकी कौन सी फॉर्म है? प्लाज्मा। फिर हमने थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में बता दिया कि प्लाज्मा असल में हाई एनर्जी स्टेट है, इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। अब ग्रेफीन की इंपॉर्टेंस बतानी है। ऊपर वैसे हम देख के आए ग्रेफीन क्या होता है, मजीद आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आप ये लफ्ज़ सुन रहे होंगे ग्रेफीन है क्या होता है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ग्रेफीन ये होती है। चले जी, ग्रेफीन आपको दिखाते हैं। बेटा, जो आपके मोबाइल का जो टच जो बना होता है ना, मोबाइल का जो टच है ऊपर, जो स्क्रीन जो होती है आपकी, ये ग्रेफीन की बनी होती है। और आगे आगे जो आपके मोबाइल आ रहे हैं इस तरह, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो ये ट्रांसपेरेंट मोबाइल बिल्कुल आमने सामने नज़र आ रहा है आपको, ये असल में ग्राफीन के ही बने होते हैं। नज़र आ रहे हैं आपको ये, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये बड़ा ना फ्लेक्सिबल होती है, देख रहे हैं उनको, आप मोड़ दें, इनको मोड़ भी देना कुछ नहीं होगा, फ्लेक्सिबल इस तरह के। देखें ये तस्वीर में नज़र आ रही है, तो ये ग्रेफीन है असल में। अब हम इसकी तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। ग्रेफीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ टफ। अच्छा, होती मजबूत है, टूटेगी नहीं, जितना मर्जी मोड़ दें। टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये देखें आपने जितना इसको मोड़ दे, बेंड कर दे, कोई मसला नहीं है। फिर ये ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है दूसरे मटेरियल की निस्बत। वो कहता है कि ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इन रीज़न की वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं, जो यूँ समझ लें कि आपकी स्क्रीन बनी होती है, सोलर पैनल में भी यूज़ होती है, बैटरियों में भी यूज़ होती है, और टच मोबाइल के डिस्प्ले में भी यूज़ होती है। तो ये हमने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक है जी। विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग इन दिस वर्ड बिलोंग टू। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आसान सी बात उसने पूछी है, भाई हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर मटेरियल जो है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आप देख सकते हैं कि जित हमारे, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आप जहाँ बैठे होंगे, मसलन आप रूम में बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं सॉलिड है, दीवार सॉलिड है, पंखा ऊपर चल रहा है सॉलिड है, आप खुद जो हैं आपकी बॉडी सॉलिड है। तो ठीक है, गैसेस भी हैं, लिक्विड भी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं? सॉलिड है। तो ये बात है बस, मोस्ट मटेरियल थिंग इन आवर डेली लाइफ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अच्छा, यहाँ
मेरे ख्याल में आंसर यहाँ तक बनता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बेटा, क्योंकि बोर्ड में 2 नंबर लेने के लिए थोड़ा सा इसको एफिशिएंट बना दिया हमने। ये भी बता दिया कि इसकी क्या रीज़न है, क्वेश्चन को वो इस तरह चेंज कर दे कि वाई मोस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड अस आर सॉलिड, तो सॉलिड क्यों है, तो इसका हमने थोड़ी सी बात ऐड कर दी कि जो सॉलिड होते हैं ना, उनकी शेप डेफिनेट होती है, उनका वॉल्यूम डेफिनेट यानी वाजे वॉल्यूम होता है, और उनके जो पार्टिकल हैं वो बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, गैस है ना, ये गैस, ये आप इसको खुला छोड़ो उड़ जाएगी, इसी तरह लिक्विड है वो बुखारात बन के उड़ जाएगा। लेकिन जो सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, जैसे अ, अब आप पानी रखें धूप में, वो लिक्विड था, आप थोड़ी देर बाद जाके देखोगे वो तो ख़त्म हो गया, क्यों, बुखारात बन के उड़ गया। लेकिन आप कुर्सी रख दें, ठीक है, वो टूटे फूटेगी लेकिन पड़ी वहीं रहेगी। तो इस वजह से वो कहते हैं कि एक तो उनकी शेप जो है एक वाज़े शेप होती है, वॉल्यूम भी उनका वाज़े होता है, और वो हाइट, उसके जो मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल हैं, वो पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, इसलिए वो उड़ते तो हैं नहीं, वो स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड है। बेटा मैंने बोर्ड की आपको सिनेरियो बता दिया, वो इस तरह भी पूछ ले, सॉलिड क्या चीज़ ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द है, सॉलिड क्यों है, तो ये भी यानी दोनों का आंसर हो रहा है, तो आपने याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनेगा, ये अब हमारे 8 क्वेश्चन थे, ये 8 के 8 हमने कर लिए हैं। अब ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पे जाते हैं। इसको बेटा देखिएगा, हमारे ये अभी पहले एक्सरसाइजेज में नहीं होते थे, बस डायरेक्ट शॉर्ट होते थे। अब ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी पूछ लिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो ये आपने बेटा ज़रूर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सरसाइज के तो होते ही होते हैं, इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक, जो सुपर क्रिटिकल स्टेट होती है वो किस तरह की नज़र आती है, मैंने आपको दिखाई है, अभी पहले भी दिखाई थी। ये सुपर क्रिटिकल स्टेट होती है, कहाँ गई, हाँ ये वाली, जिसमें लिक्विड और गैस, ऐसा लगेगा कि ये लिक्विड है या गैस है, तो ये इस तरह की नज़र आएगी। आप इसको आंसर सिंपल रख सकते हैं कि जिसमें वो जो ऊपर हम बात करके आए कि ऐसे जो सुपर क्रिटिकल स्टेट होती है वो गैस और लिक्विड की जिसमें प्रॉपर्टीज नज़र आए वो सुपर क्रिटिकल होती है। तो इट कैन फ्लो लाइक अ गैस एंड डिजोल्व सब्सटेंस लाइक लिक्विड, यानी वो गैस की तरह उड़ेगी भी और लिक्विड की तरह चीज़ों को डिजोल्व भी कर लेगी। दिस स्पेशल स्टेट अपीयर व्हेन सब्सटेंस इज एट, हाँ अब ये देखें, ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आध जुमला आपकी बुक से लिया गया है, मैंने लिया बुक से है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी दे कि सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह बनाई जाती है। तो किसी भी चीज़ का जब आप टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई कर देंगे तो वो सुपर क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेटा बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन मतलब आ जाए कि सुपर क्रिटिकल स्टेट कैसे बनाई जाती है, तो आप कहेंगे कि जब उसका टेम्परेचर चीज़ का बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो वो सुपर क्रिटिकल चीज़ बन जाएगी। इन वट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, प्लाज्मा किस तरह क्रिएट किया जाता है। अच्छा, ये जो प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब, आप यूँ समझ लें कि जो ट्यूब लाइट्स नहीं होती, ट्यूब लाइट्स में भी होती हैं, आपके जो एलईडी लगी होती हैं घरों में उनमें होती हैं, जो आपके टीवी एलईडीज एलसीडीज उनमें भी होती हैं। तो सिंपल बात है भाई, गैस को आयोनाइज कर दो, गैस के पार्टिकल को क्या कर दो, आयोनाइज, यानी आप जब किसी भी चीज़ में से प्लाज्मा कब क्रिएट होता है, प्लाज्मा इज क्रिएटेड व्हेन, जब आप किसी चीज़ में से किसी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। एक गैस लो आप, यानी हीलियम गैस लो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारो, तो वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और ये जो स्टेट होगी ये हमारी प्लाज्मा कहलाएगी, ठीक है, सिंपल है ना। मैं कह रहा हूँ कि एक गैस है जिसका नाम है हीलियम, आप एक ट्यूब के अंदर इस हीलियम का ये साइन नहीं होता, कभी आप कहें सर आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं, ये गैस है हीलियम He। अब ये ट्यूब के अंदर लें, ये गैस की फॉर्म में होगी, आप इसमें से बिजली गुजार दें, तो ये इसके पार्टिकल है आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव इसके आयंस बन जाएंगे। तो ये जो फॉर्म होगी ये प्लाज्मा की होगी, और मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है, जब आप किसी गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो गैस चार्ज पार्टिकल में तब्दील हो जाएगी, और ये क्या होगा, प्लाज्मा। दिस मीन गैस चेंज इनटू अ मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल आयंस में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विच देन प्रोड्यूस लाइट एंड एनर्जी, और ये जो स्टेट होगी क्या होगी, प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Most of the molecule we study in biochemistry are organic in nature. Where does difference exist in organic and biochemistry branch of chemistry? बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा देखिए, सिंपल इसका आंसर बहुत आसान है। वो आपसे असल में ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम क्या पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, सिंपल ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आसान सा अंदाज़ है, जवाब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को बनते हैं जिनमें कार्बन होती है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को पढ़ा जाता है कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके रिएक्शन कैसे होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होती है, अगर आप उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उन केमिकल सब्सटेंस के बारे में और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो जानवरों के अंदर होते हैं, ख़ास तौर पे इंसानों लिविंग थिंग के अंदर होते हैं। जैसे सेल पढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, अब डीएनए के मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस बेटा क्लियर हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री जो जानदारों में जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्शंस हैं, उनका पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। क्वेश्चन इसका सिंपल सा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो डायमंड के अंदर जो हीरा होता है ये चमकदार क्यों होता है और इसको हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। डायमंड शो ब्रिलियंस बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड कंपैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक तो उनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है ना, कंपैक्ट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पैक एक दूसरे में जुड़ी होती है, विच बेंड एंड रिफ्लेक्ट लाइट ब्यूटीफुली। उस आपस में एटम जुड़े होने की वजह से ना, अब ये देखें, अगर ये जो हीरा है ये हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इनके एटम ना बड़े आपस में पैक होते हैं, कंपैक्ट जुड़े होते हैं। अब जुड़े होते हैं तो रोशनी उसके अंदर से तो गुजर नहीं सकती, वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये वो क्या होता है, लाइट पैदा होती है और वो चमकते हैं। बात समझ आई। मसलन अब नमक पे रोशनी पड़ रही है, वो चमकेगा कोई नहीं। ये लकड़ी पे रोशनी पड़ रही है, वो नहीं चमकेगा। क्यों नहीं पकड़ चमकेगा, कुछ रोशनी उसके अंदर से गुजर जाएगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, स्पेस होती है, तो वो गुजर गई, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। लेकिन हीरे के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके रोशनी की रिफ्लेक्शन वो उसको बेंड कर देती है, यानी वापस मुड़ जाते हैं। तो वो उस रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें चमक पैदा हो जाए, दिस नेचुरल ब्रिलियंस कैन पैदा हो जाती है। अब वो अगले आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है जी। इसकी जो ब्रिलियंस है, चमक और बढ़ाई जा सकती है अगर आप डायमंड को केयरफुली कट करोगे। अब देखिए, ये कटिंग हुई पड़ी है ना डायमंड की, ये इसको मजीद चमकदार बनाने के लिए ये कटिंग अगर केयरफुली करोगे तो बड़ा उसकी चमक बढ़ जाएगी। ये आंसर ये रहे जी। बेटा होपफुली आप बोर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये है कि आज आप ये एक्सरसाइज डन कर लो बैठ के। बुक पे आप जो जो क्वेश्चन आपका होता जाए आप उसको लिखते जाओ। आपके ये यकीन करें याद आएगा कि वो सर ने हमें एक्सरसाइज करवाई थी, और ये आपके पेपर में क्वेश्चन इसके गारंटी आज लिख लो, आपके पेपर में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं बेटा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करें, फिर आप भूल जाते हैं, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ये बेटा बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। पानी जो होता है ना घर में, पानी और जो नमक पड़ा होता है, हम वो क्वेश्चन ये है कि आप जब पानी में नमक डाल दें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। तो उसका क्यों हो जाता है, तरीकाकार बताएं, उसकी कोई हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत आसान इसका आंसर है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, जो नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी तरह पानी जो वाटर है, H2O, जो हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और एक बात और याद रख लें कि जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो होता क्या है, जो क्लोरीन का नेगेटिव पार्ट होता है वो वाटर का पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, जो सोडियम का यानी नमक का पॉजिटिव एंड होता है वो वाटर के नेगेटिव एंड से। अब यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन है ना, नेगेटिव है, और वो उसके पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गए हैं पानी के। और सोडियम है,
वो उल्टी हो गई है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, खींचते हैं। तो जो इसका पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, जो इसका नेगेटिव एंड है उसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से वो हल हो जाते हैं। अब हम आंसर पढ़ते हैं। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब, विच मीन्स इट हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। पोलर मॉलिक्यूल का बेटा क्या मतलब होता है। अब देखें पानी का अगर मैं आपको दिखाऊं, आई थिंक हाँ, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव, यानी पानी के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड होता है और नेगेटिव एंड होता है, तो इसलिए इसको पोलर, पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पोल, पोलर मॉलिक्यूल, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव एंड भी होता है और नेगेटिव एंड। व्हेन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड जो है पानी में ऐड किया जाता है, जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्लोरीन को घेर लेता है। अब देखते हैं हम कहाँ घेरा हुआ है। अब पानी का पॉजिटिव पार्ट, ये हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पार्ट है ना, अभी देखा है ये हाइड्रो जो छोटे वाला है ये पॉजिटिव पार्ट है ना। तो आप गौर से देखें क्लोरीन के इर्द गिर्द कौन इकट्ठे हुए हैं, ये छोटे दो वाले पॉजिटिव वाले। तो जो इसका पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर है वो किसको घेर लेता है, क्लोरीन को, और नेगेटिव ऑफ पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसको घेर लेता है, सोडियम को। अगर आप ये देखें, ये अब ऑक्सीजन, ये नेगेटिव पार्ट जो है उसने सोडियम को घेर लिया, तो इस तरह ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में आसान था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट सोलबिलिटीज इन वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्वेश्चन बेटा ये पूछा है उसने कि जो वाटर है, वाटर जो है उसमें डिफरेंट कंपाउंड की सोलबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब मैं आपको सिंपल अंदाज में इस क्वेश्चन को समझाऊं। क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, आप पानी में नमक डालें वो हल हो जाएगा, आप पानी में चीनी डालें वो हल हो जाएगी, आप पानी में ऑयल तेल डाल दें वो हल नहीं होगा। नमक है ना वो ज़्यादा हल होगा, चीनी थोड़ी सी कम हल होगी, लेकिन नमक ज़्यादा हल हो सकता है। और इसी तरह तेल डालेंगे बिल्कुल भी हल नहीं होगा। वो क्वेश्चन ये करता है आपसे कि भाई इनकी सोलबिलिटी डिफरेंट क्यों है, कोई थोड़ा हल हो रहा है, कोई ज़्यादा हल हो रहा है और कोई बिल्कुल भी हल नहीं हो रहा है, इसकी रीज़न क्या। क्वेश्चन समझ आ गया। डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट सोलबिलिटी, मुख्तलिफ तरीके से हल होते हैं इन वाटर, बिकॉज, अब यहाँ से आंसर सुनो, फोर्सेस बिटवीन देयर पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने वो कहता है कि अब सोडियम क्लोराइड है, नमक और पानी के जो दो, यानी नमक के पार्टिकल हैं और पानी के मॉलिक्यूल हैं, इनमें जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन है आपस में खींचने की, ज़्यादा है, तो वो इसलिए ज़्यादा हल हो जाते हैं। चीनी के मॉलिक्यूल में और पानी के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो कम है, तो कम हल होता है। और जो तेल है उसमें और पानी के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, यानी तो वो बिल्कुल हल नहीं होते। ठीक है जी, ये हमने आंसर कर दिया इसका। कंपाउंड दैट आर आयोनिक और पोलर डिजॉल्व बेटर इन वाटर। अब यहाँ ये हम बता रहे हैं आयोनिक और पोलर का मतलब है कि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड होते हैं। अब चूंकि देखिए क्लोरीन में पॉजिटिव नेगेटिव एंड थे तो वो ज़्यादा बेटर सो डिजॉल्व हो जाते हैं, जिनमें ये एंड नहीं होते पॉजिटिव नेगेटिव तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। इसके बाद है वाई NaCl कैन नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर लाइक जस्ट लाइक KNO3। अच्छा बेटा अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो NaCl एक कंपाउंड है यानी नमक है, अगर आप इसको पानी में डालेंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे पानी को, तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, यानी दोबारा से उसमें नमक के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जबकि KNO3 भी एक नमक ही है, उसको पानी में डालेंगे और पानी को ठंडा करेंगे तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी नीचे पानी में नमक KNO3 के पार्टिकल बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि NaCl के क्रिस्टल नहीं बनते जबकि KNO3 के बन जाते, क्यों। तो बेटा इसका आंसर हमने ये किया है कि NaCl जो है ना, नमक जो घरों में नमक होता है, इसकी सोलबिलिटी जो है यानी इसका हल होना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप पानी में नमक डालें, उसको मिक्स कर दें, वो मिक्स हो जाएगा। तो आप उसी पानी को आग में रख के नमक मिक्स कर दें तो उसने तब भी हल हो जाना है। मतलब बाज़ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आप आम हालत में उसको मिक्स करेंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नीचे आग जलाएंगे, उसके टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो हल हो जाएगा। ठीक है। अब हमने पहली लाइन में ये कहा कि जो NaCl है, नमक है, वो टेम्परेचर पे उसकी सोलबिलिटी जो है वो डिपेंड
नहीं करती, डज नॉट चेंज मच टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होती। जबकि KNO3 एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके नीचे आग जलाएंगे, उस पानी को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KNO3 हल होगा। जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे, जो हल हुआ था वो कूल होके वो दोबारा क्रिस्टल उसके बन जाएंगे, क्योंकि उसने हॉट वाटर में हल होना था, ठंडे में नहीं होना था, तो इसलिए उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्लियर होगी बेटा बात। ये आखिरी क्वेश्चन है, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। जो ग्रेफाइट होती है वो स्लिपरी क्यों होती है? विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एनेबल इट टू इट यूज एज अ लुब्रिकेंट। अब मैं बताता हूँ ग्रेफाइट स्लिपरी स्लिपरी क्यों है और लुब्रिकेंट क्या होता है। अच्छा बेटा देखें, आपने देखा होगा ये लुब्रिकेंट का मतलब है ग्रीस। ये जो अब ब्लैक ब्लैक आपने वो मोटर मैकेनिक्स के पास ये ब्लैक चीज़ देखी होगी, यही तो ग्रेफाइट है, ये ग्रीस इसको आप बोलते हैं। अब देखो इसको आप हाथ लगाएंगे, लुब्रिकेंट होती है, लचक वो जैसे चिपकने वाली चीज़ होती है। क्वेश्चन ये है कि ये मतलब ये स्लिपरी क्यों होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये एज अ लुब्रिकेंट यानी मोटर्स वगैरह में ये फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए यूज़ क्यों होती है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, तो वही आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ये स्लिपरी क्यों है, क्योंकि जो कार्बन के एटम होते हैं ना, ये कार्बन ही होती है असल में ना, ये कार्बन है, ब्लैक होते हैं ना, कार्बन है। तो कार्बन एटम आर अरेंज इन लेयर, वो लेयर में होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। दीज लेयर हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, और इन लेयर के दरमियान फोर्सेस भी वीक होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे मॉलिक्यूल हरकत कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये ग्रीस पड़ी हुई है ना, ये कार्बन एटम की लेयर्स हैं। अब एक तो इनके दरमियान फोर्सेस नहीं होती, यानी मजबूती से जुड़े नहीं होते, तो आप हाथ लगाते हैं तो वो स्लिपरी फील होता है। ठीक है, और वो जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं। अब ये दूसरा पार्ट है, दिस प्रॉपर्टी मेक ग्रेफाइट अ गुड लुब्रिकेंट, यानी फ्रिक्शन खत्म, रिड्यूस फ्रिक्शन, मशीनों के दरमियान फ्रिक्शन वो जो रगड़ खत्म करने के लिए एज अ गुड लुब्रिकेंट यूज होता है। अब क्यों होता है, इसी स्लिपरी की वजह से। ठीक है, अब बेटा ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारे अगर आप कर लोगे इंशाल्लाह इसमें से बोर्ड में ज़रूर आएंगे। ये MCQs हैं, एक दफ़ा इनको एक देख लो, आप मार्क कर लो। मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है। बाकी इसके बाद बेटा आप स्कूल में कौन से चैप्टर में आपने ज़रूर बताना है, ताकि फिर नेक्स्ट उसी लिहाज से करें, और जो अंदर के क्वेश्चन हैं हम साथ साथ वो भी करेंगे। तो ये MCQs हैं एक्सरसाइज के, आप इनको थोड़ा सा देख लें। मैंने बोल्ड जो है ना, ये वाले बोल्ड, ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, ये जो बोल्ड हुए पड़े हैं ये इनके आंसर हैं। बाकी बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपको समझ आई है या नहीं आई, और नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से चैप्टर पे आप स्कूल में हो, टेस्ट वगैरह कौन से चल रहे हैं, तो ज़रूर बताना है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।